तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने अगले दो टॉपिक नेपाल और श्रीलंका को, जो कि हमारे चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि पाकिस्तान का जो राजनीतिक इतिहास है वो कैसा रहा है और साथ ही साथ बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है। उन दो टॉपिक के बाद में नेपाल और श्रीलंका हमारे बहुत बड़े मेन टॉपिक हैं, तो उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो पढ़ना शुरू करते हैं। नेपाल, देखो अगर आपको नेपाल का इतिहास जानना है तो बहुत अनोखा इतिहास है। सबसे बड़ी बात कि एशिया के अधिकतर देश पहले गुलाम रहे हैं। जैसे भारत भी ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश हुआ करता था, एक तरह से हम नॉर्मली उसको गुलाम कह देते हैं, उपनिवेश हुआ करता था। लेकिन नेपाल का इतिहास ऐसा रहा है कि वो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, किसी का उपनिवेश नहीं बना। लेकिन इसका इतिहास कुछ अनोखा रहा है। क्या? क्योंकि जो इसका इतिहास है, ये पहले एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हिंदू राष्ट्र मतलब यहाँ पे हिंदू लोग हुआ करते थे, ठीक है। हिंदुओं के पूरा रिलीजन था, क्योंकि भारत के संग में ही है, भारत के पास में है, तो काफ़ी हद तक संस्कृति हमारी उत्तर भारत की संस्कृति इससे मैच करती है। साथ ही साथ ये संवैधानिक राजतंत्र था। जैसे भारत में पहले राजा हुआ करते थे, रजवाड़े हुआ करते थे, एक पूरे क्षेत्र पे एक राजा का शासन चलता था, तो ऐसे नेपाल भी एक राजतंत्र था, संवैधानिक राजतंत्र था। इसी दौर में नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वहाँ पे लोगों द्वारा और पार्टियों द्वारा लोकतंत्र की मांग की जा रही थी। लोग अपने देश में लोकतंत्र के शासन की मांग कर रहे थे। लोकतंत्र के शासन की मांग के दौरान लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया राजा के खिलाफ, क्योंकि राजा इतनी आसानी से लोकतंत्र लाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति होगा और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कंप्लीट पावरफुल बन के बैठा है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी पावर पब्लिक में बांट दी जाए, जनता को दे दी जाए। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों द्वारा ही शासन किया जाएगा। तो नेपाल का राजा जो था वो भी इसी मानसिकता के संग कार्य कर रहा था कि मेरी जो पावर है वो मेरे हाथ में रहे। तो जनता को इतने आसानी से लोकतंत्र उसने नहीं दिया। लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन करने शुरू कर दिए, लेकिन राजा ने आंदोलनों को भी दबा दिया अपनी सेना का इस्तेमाल करके, क्योंकि आर्मी की पावर उसी के हाथ में थी। लेकिन जब लोगों ने कोशिश जारी रखी, मेहनत करते रहे, आंदोलन करते रहे, राजा के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, तो 1990 में राजा ने एक लोकतांत्रिक संविधान की बात को मान लिया कि हमारे देश में एक संविधान बना दिया जाएगा जो कि लोकतांत्रिक होगा। लेकिन अभी भी मेनली जो पावर थी वो राजा के हाथ में ही बनी हुई थी। इस समय तक नेपाल के अंदर कुछ माओवादी राजाओं की सेनाओं के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। जो माओवादी होते हैं, अगर आपको माओवादी नहीं पता माओवादी किन्हें कहते हैं, तो चाइना के अंदर माओ देजुंग जो थे, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत मेहनत की थी। तो जैसे गांधी के विचारों पर चलने वाले लोगों को गांधीवादी कहा जाता है, ऐसी माओ के विचारों पर चलने वाले को माओवादी कहा जाता है। माना ये जाता है कि जो माओवादी होते हैं थोड़े गर्म दल के होते हैं, मतलब थोड़े लड़ाई दंगा करके या फिर विद्रोह करके अपने हिंसा के अनुसार अपने इच्छाओं को मनवाने का काम करते हैं। तो ये कंडीशन नेपाल में बनी। वहाँ पे माओवादी आ चुके थे, माओवादियों की विचारधारा वहाँ फैल चुकी थी, और राज्य के खिलाफ इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया अपनी पावर को लेकर के, अपनी इच्छाओं को मनवाने को लेकर के। ये संघर्ष में लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे थे और लोगों के संग शामिल हो गए, लोग इनके संग शामिल हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब माओवादी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये माओवादी, ठीक है, पब्लिक और ये राजा, ठीक है, ये सब मिलकर के आपस में संघर्ष कर रहे थे, तो इसी को त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया। नेपाल के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष चल पड़ा। एक तरफ राजा, एक तरफ माओवादी और एक तरफ जनता, ये आपस में क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और 3 तरीके से संघर्ष जारी था। इसलिए इनको त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा गया कि नेपाल के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष चल पड़ा। 2002 में आकर के राजा ने गुस्से में जो उस समय संसद काम कर रही थी उसको भी क्या कर दिया, भंग कर दिया। मतलब जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था भी, जो थोड़े बहुत पावर जनता के हाथ में थी भी, वो भी आखिरकार आकर के ख़त्म हो गई। आखिरकार ये सब अंत हो गया। पब्लिक का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि
राजा से वो पावर चाहते थे, पावर देने के बजाय जो पावर ऑलरेडी उनके पास थी, राजा ने उसको भी उनसे हथिया लिया, वापस छीन लिया। लोगों ने विरोध को और तेज किया और आखिरकार 2006 में राजा को झुकना पड़ा और लोकतांत्रिक सरकार की मंजूरी देनी पड़ी और बाद में चल करके नेपाल में लोकतांत्रिक शासन कायम हुआ। लोकतांत्रिक शासन के दौरान नेपाल ने अपना संविधान का निर्माण भी कर लिया था। ठीक है, तो ये टॉपिक जो था हमारा नेपाल का था। कैसे, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हुआ क्या। जब शुरुआती समय में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वहाँ पे लोकतंत्र जो था उसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। राजा का शासन था क्योंकि राजतंत्र समय चल रहा था। 1990 में दबाव में आकर के राजा ने संविधान को लाने की बात मान ली, लेकिन 1990 के बाद में माओवादियों की जो तादाद थी नेपाल के अंदर बढ़ने लगी। माओवादियों ने विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ। त्रिकोणीय संघर्ष चला, एक तरफ राजा, एक तरफ माओवादी और एक तरफ जनता। तीनों में संघर्ष चलने के बाद में आखिर में राजा ने गुस्से में आकर के सन 2002 में जो बचा कुचा लोकतंत्र था भी, जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, उसको भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और संसद को भंग कर दिया। पब्लिक का गुस्सा और भड़का और आखिरकार में आंदोलन और तेज हुए। 2006 में लास्ट में आकर के राजा को अपने घुटने टिकाने पड़े, हार माननी पड़ी और लोगों को लोकतांत्रिक सरकार बनाने का जो ऑप्शन है वो मिल गया। उन्होंने छूट दे दी, राजा ने छूट दे दी जनता को कि वो लोकतांत्रिक शासन को चला सके, और जब से वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन अभी तक कायम है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था ये तो नेपाल का। अब हमको जो समझना है वो है श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रीलंका। नेपाल थोड़ा छोटा था, लेकिन श्रीलंका को समझना बहुत आसान भी है क्योंकि एक स्टोरी टाइप में चलेगा। तो पहले इंट्रो जान लेते हैं श्रीलंका क्या है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, भारत के जो दक्षिण में एक देश है श्रीलंका। कई लोग श्रीलंका को भारत का हिस्सा भी मानते आए हैं। बचपन में मैं भी यही मानता था क्योंकि मैप में एक संग आ जाता है ना। तो श्रीलंका क्या है, 1948 में, हमसे ज़्यादा नहीं 1 साल बाद ही श्रीलंका आज़ाद हुआ था। पहले इसको शिलोंग कहा जाता था, बाद में इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया। पहले श्रीलंका कहा जाता था, बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम शिलोंग कर दिया था, बाद में उन्होंने खुद से अपना नाम श्रीलंका कर दिया। श्रीलंका की जो मुख्य समस्या थी वहाँ पे लोकतंत्र की नहीं थी, क्योंकि हमने पहले वाली वीडियो में जब इंट्रो हमने देखा था तो उसी में देख लिया था कि जो श्रीलंका है वहाँ पे शुरुआती समय से यानी कि 1948 से आज तक लोकतंत्र कायम है। वहाँ पे लोकतंत्र की समस्या अभी तक नहीं आई, लेकिन वहाँ पे जो समस्या पैदा हुई वो थी जातीय विवाद। जातीय संघर्ष फैला था श्रीलंका के अंदर, और ये मुख्य रूप से 2 जातियों के बीच था। एक थी तमिल जाति। तमिल, भारत के जो तमिलनाडु के लोग हैं, यानी कि भारत में जो तमिल रहते हैं, वो लोग अपना पलायन कर गए थे श्रीलंका के अंदर। वही तमिल लोग वहाँ पे बसे हुए थे। और साथ ही सिंगली वहाँ के मूल लोग थे जो शुरुआती समय से वहाँ पे रहते आ रहे थे। इन दोनों के अंदर विवाद था, इन दोनों के अंदर समस्याएं पैदा हो गई, और इसी जातीय विवाद को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संघर्ष हुआ क्यों, तो मेनली हुआ क्या था, ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। श्रीलंका के अंदर जो मूल निवासी थे, जो सिंगली थे, वो ये मानते थे कि जो भारत से तमिल लोग आए हैं उनको कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। रियायत देने का मतलब, जैसे हमारे देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो हिंदू हैं, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो बाकी, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, बाकी जो धर्म के छोटे छोटे लोग, छोटे कम संख्या में लोग हैं, छोटे नहीं कम संख्या में लोग हैं, उनको हम अल्पसंख्यक मानते हैं। तो हम उनको बहुत जगह रियायतें देते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप 12th के बाद अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले जाओगे तो आप देखोगे कि JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया, SGTB खालसा, है ना, सेंट स्टीफन, ये ऐसे कॉलेज हैं जो इन माइनॉरिटीज़ को, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको रियायत प्रदान करती हैं। और ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया, और भी अलग अलग स्तर पर इनको रियायतें दी जाती हैं। लेकिन श्रीलंका के लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ में विरोध किया कि रियायत नहीं दी जानी चाहिए तमिलों को। और ये एक गलत बात है, क्योंकि देखो भारत के अंदर भी जो है हमारे हिंदुओं के अलावा और भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उनको रियायत दी जाती है क्योंकि उनकी संख्या कम है, ताकि बड़े लोग, जो बड़ी संख्या में लोग हैं, वो उन पर दबाव ना बना सके, और ये ज़रूरी होती है। लेकिन श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए कि इनको रियायत नहीं दी जानी चाहिए। इस सोच की वजह से तमिलों को श्रीलंका की राजनीति में बराबर हिस्सा नहीं मिला। वही समस्या आ गई ना, लोगों को बराबर हिस्सा नहीं मिल पा रहा था जैसा सिंगलियों को मिलता था। सिंगली लोगों ने, जो बहुसंख्यक लोग थे, उनके द्वारा उनको दबा दिया गया। और जो मुख्यतः होता है जहाँ पे अल्पसंख्यकों को कोई रियायत ना दी जाए,
वो दब जाते हैं। इसलिए रियायत का जो कंसेप्ट है वो शुरू से चला आ रहा है और अनेकों मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको जो पॉलिटिकली इक्वलिटी नहीं मिल रही थी, वो इक्वल नहीं थे, तो उनके कोई लीडर्स नहीं थे, उनके फेवर में बात करने वाला कोई नहीं था, तो समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आखिरकार इस भेदभाव को देखते हुए, उसको समझते हुए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, इसका नाम रखा गया LTTE, जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, जिसे लिट्टे कहा जाता है। इसका इन्होंने गठन किया। गठन करने से समस्या नहीं थी, समस्या यहाँ आई कि जो इन्होंने संगठन बनाया ये अपनी मांग को आक्रामक तरीके से पूरा करवाने का काम करता था। आक्रामक, जैसे मैंने बताया, माओवादियों का व्यवहार था, जो थोड़ा हिंसा पे ज़्यादा विश्वास रखते थे, नरम दल के तरफदारी में नहीं रहते थे। वैसे ही कुछ LTTE जो संगठन बना, उसने भी काम करने की सोची, उसने भी हिंसा का रास्ता अपनाया, आक्रामक तरीके से अपनी इच्छाओं को, अपने कार्य को पूरा करवाने की कोशिश की। अब कोई भी देश होगा वो इस चीज़ को नहीं चाहेगा कि उसके देश के अंदर कोई हिंसा करे। तो इन्होंने जब हिंसा करी या फिर अपनी मांगे रखी, तो वो मांगे थी क्या? तो आप जैसे इस इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे दो व्यक्ति श्रीलंका को बीच में से काट रहे हैं, मतलब तो वही मांगे थी जो भारत में कभी मुस्लिम लीग ने की थी। मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनवा दिया। तो इनकी मांग क्या थी कि उत्तर मतलब ऊपर की तरफ है ना, तो उत्तर का एक क्षेत्र तोड़ करके तमिलों के लिए, जो तमिल लोग वहाँ पे दबाव में थे, उनके लिए, यानी कि लिट्टे के लिए एक नया देश बना दिया जाए। उन्होंने एक अलग क्षेत्र की मांग की श्रीलंका के अंदर। तो लिट्टे ने कहा कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग देश बनाया जाए और इनको दे दिया जाए। वर्तमान समय में जैसे लिट्टे है उसको ख़त्म कर दिया गया, अब तो कोई लिट्टे नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे जो तमिल हैं वो भी समान अधिकार की मांग कर रहे हैं। लेकिन उस समय इन्होंने एक अलग देश की मांग करी कि LTTE के लिए, यानी कि लिट्टे के लिए एक अलग देश दे दिया जाए। अलग देश का मतलब एक ऊपर का क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र श्रीलंका का, उसको एक अलग देश बना दिया जाए, जैसे भारत के अंदर किया गया था पाकिस्तान को बना के। अब इस पूरी समस्या में भारत का भी कुछ रोल रहा था। भारत ने क्या किया, क्योंकि तमिल जो लोग थे वो भारत से ही गए थे, तो उनके रिलेटेड लोग या फिर कहते हैं ना एक संबंधित लोग, जो तमिल लोग यहाँ पे भारत के अंदर थे, उनकी कंडीशन देख के भारत के तमिल के लोगों को बुरा लगा। उन्होंने भारत की सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो भारत की सरकार तमिलों के लिए कुछ करे, जो श्रीलंका में तमिल रह रहे हैं उनके लिए कोई कदम उठाए। इसको देखते हुए भारत ने क्या करा, श्रीलंका की सरकार से बात करने की कोशिश की और भारत ने अपनी एक शांति सेना को वहां भेज दिया। देखो, सेना का मतलब हर बार ऐसा नहीं है कि युद्ध करने जा रहे हैं। शांति सेना पीस कीपिंग फोर्स होती है, जो व्यवस्था को सामान्य करने के लिए भेजी जाती है। लेकिन लोगों ने इसको गलत समझ लिया। श्रीलंका के लोगों ने ये माना कि जो भारत है उनके अंदरूनी मामलों में, अंदरूनी मतलब देश के जो पर्सनल मैटर है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। और जो भारत ने लिट्टे के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अपनी शांति सेना भेजी, उसको लेकर के भी श्रीलंका के लोगों ने भारत को गलत समझा। लिट्टे के साथ में ही जो भारत की शांति सेना है वो वहाँ पर संघर्ष के अंदर फंस गई। आखिरकार भारत को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। 1989 यानी कि 2 साल बाद 87 में भेजी गई थी और 89 में भारत ने अपनी सेना को वहाँ से वापसी बुला लिया। और वो जो सेना वापस आई वो अपने मकसद को पूरा किए बगैर, लक्ष्य को पूरा किए बगैर वापस चली आई थी, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंडीशन रही थी श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर जो लिट्टे संगठन है उसको अभी ख़त्म कर दिया गया है, बाद में उसका अंत कर दिया गया। तो मेनली जातीय संघर्ष यही था। लेकिन उसके बाद में हमें समझना है कि वर्तमान में श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी रही है। देखिए, अगर आप अभी न्यूज़ से कनेक्ट रहते होंगे तो आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली जो कंडीशन है श्रीलंका की वो बहुत बेकार हो गई थी। वहाँ पे उनके प्रधानमंत्री श्री गोटबाया राजपक्षे द्वारा बहुत ज़्यादा गलतियाँ की गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई। लेकिन जो बुक के अंदर दे रखा है वो थोड़ा उल्टा है, क्योंकि वो उस समय से पहले तक की व्यवस्था को समझा रहा है और उस समय की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो समझना क्या है कि जब गृहयुद्ध चल रहा था, गृहयुद्ध मतलब ये जातीय संघर्ष चल रहा था, तो उसमें भी श्रीलंका की जो विकास की गति है वो तेज रही थी। उन्होंने सबसे सफल तरीके से जनसंख्या पे नियंत्रण करा। हमारे जो दक्षिण एशिया का
पूरा रीजन है ना, वहाँ पे जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। अगर आप चाइना को देखो, अगर आप भारत को देखो, चाहे आप पाकिस्तान को देखो, चाहे आप बांग्लादेश को देखो, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसी समस्या ज़्यादा नहीं है। वहाँ 2 से 3 करोड़ लोग वर्तमान में हैं, वहाँ पे जनसंख्या बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है। एशिया में, दक्षिण एशिया में, यानी कि जो हम पूरा एक पार्ट पढ़ रहे हैं दक्षिण एशिया के सभी देशों का, उनमें से सबसे पहले जो उदारीकरण की नीति को अपनाया, लिबरलाइजेशन को अपनाया, वो श्रीलंका ही था। अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो आप लिबरलाइजेशन को जानते होंगे कि उदारीकरण क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक पॉलिसी है जो फॉरेन ट्रेड को बहुत बढ़ावा देती है, जीडीपी को ग्रोथ करने के बहुत काम आती है, जिसमें मेनली रियायतें दी जाती हैं, जो कठोर कानून होते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है। ठीक है। श्रीलंका में जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर वर्तमान में हम बात करें कि जीडीपी के मामले में भारत अभी 5वें नंबर पे, हम लोग ये कहते हैं। जो चाइना है वो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे अमेरिका है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी। हम इस चीज़ को समझते हैं कि जीडीपी रैंकिंग कैसी होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जीडीपी रैंकिंग भारत 5वें स्थान पर है, वो अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी में क्या वो चीज़ गर्व करने वाली बात है? तो समस्या आती है जब उस जीडीपी को हम जनसंख्या से लिंक करते हैं। जीडीपी सिर्फ ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं होता है, जीडीपी पर पर्सन भी ज़्यादा होना जरूरी होता है। मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से, देश के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से जीडीपी का रैंक क्या है, तो उसमें हम लोग 100 के रैंक भी पार जाते हैं। लेकिन उस मामले में जो श्रीलंका है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इस कैटेगरी के अंदर जो दक्षिण एशिया वो सबसे ज़्यादा आगे रहा है। क्योंकि चाइना भी अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो उस पर जनसंख्या भी ज़्यादा है, उसको लोगों का भरण पोषण करने की भी समस्या ज़्यादा है। लेकिन श्रीलंका इस मामले में आगे, क्योंकि जनसंख्या कम है और एवरेज जीडीपी का स्कोर है, तो नॉर्मली वो अपने देश को डेवलप करने में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बहुत आगे निकल जाता है। हाँ, वर्तमान स्थिति की मैं बात नहीं करूँगा, वर्तमान स्थिति में श्रीलंका की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है, लेकिन ये कुछ समय पहले की बात है, थोड़ा ऐतिहासिक बातों को समझा रहा है। तो उस समय ये सब कंडीशन नहीं हुआ करती थी। तो श्रीलंका का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी कि हमने क्या समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आप हमारे क्या नाम है CUET और बोर्ड एग्जाम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।